ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये घटना मेरे साथ आज से 50 साल पहले घटी थी। मेरा नाम अजय यादव है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने नीमा गांव गया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छालदा पहुँचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी और मैं इसी अंदाजे से चला था कि दिन ख़त्म होने से पहले मैं छालदा पहुंच जाऊंगा और वहां से बस पकड़कर नीमा गांव तक। ट्रेन के लेट होने से मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया था। मैं इस जगह से अनजान था। मैं नीमा गांव अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। पहले मेरे पिताजी खुद आने वाले थे, मगर अचानक उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई और उन्होंने अपनी जगह मुझे भेज दिया। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मुझे याद है वो जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी वाले दिन थे। छालदा कुछ हज़ार की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा था। ऐसी जगह पर इस तरह की सर्दी में इस तरह का सन्नाटा स्वाभाविक ही था। इसकी वजह ये भी थी कि स्टेशन छालदा से बहुत दूर था। मैं इसी कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ने लगा कि कोई व्यक्ति मुझे दिखे तो मैं उससे बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूँ। ठंड से मेरे हाथ पाँव सुन पड़ रहे थे। कस्बे में मैं अब तक बिजली या तो पहुंची नहीं थी या फिर उस वक्त थी ही नहीं। कच्चे रास्ते के किनारे पर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता ही पकड़ा है। मेरा गुज्जर एक घर के सामने से हुआ तो सोचा कि कुंडी खटखटाकर घर के किसी न किसी आदमी से बस स्टैंड का रास्ता मालूम कर लूँ। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि सारे लोग सो गए। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ फासले पर साइकिल के चलने की आवाज़ सुनाई दी। साइकिल सवार मेरे पास ही आ गया। मैं उससे कुछ पूछता, मगर मेरे पूछने से पहले वो खुद ही मुझसे बोल पड़ा, लगता है आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। मैंने एक पल के लिए साइकिल सवार को बहुत गौर से देखा। वो सिर से लेकर पाँव तक कंबल ओढ़े हुआ था। अगर मैं कुछ ओढ़े ना होता तब भी अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल को ठीक से नहीं देख सकता था, मगर उसकी आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो ज़रूर कोई 40 से 45 वर्ष का व्यक्ति ही रहा होगा। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। साइकिल तंग गलियों से गुजरने लगी। उसने एक खंडर जैसे घर का बाहरी अहाता पार किया। मैं उसके कैरियर पर अपना एयरबैग संभाले बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। पुरानी साइकिल की खड़खड़ की आवाज़ ना जाने कहाँ तक पहुँच रही थी। मुझे कुछ हैरानी सी भी हो रही थी। अभी इतनी देर भी नहीं हुई थी कि बस्ती में इस तरह का सन्नाटा छा जाए। रास्ते में सिर्फ कुछ कुत्ते मिले। उन्हें हटाने के लिए साइकिल सवार ने कई बार घंटी बजाई। जब हम एक घने खेतों के अंदर से गुजर रहे थे, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। लगता है आज गाड़ी लेट आई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। बस पहुंचने ही वाली होगी। ये आखिरी बस है। आप खुशकिस्मत हैं कि मैं मिल गया, वरना ये बस आपको कभी मिलने वाली नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी वजह से आप इतनी मुसीबत उठा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, उसने खड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा। मैं तो अपने खेत से लौटकर घर जा रहा था। मेरा घर बस स्टैंड के आगे ही पड़ता है। आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप मुसाफिर हो। तो क्या इस इलाके में बिजली नहीं है क्या? बिजली तो है, मगर केवल 3 घंटे के लिए ही आती है। कभी दिन में तो कभी रात में। यहाँ सब ऐसे ही चलता है बाबू। लोग यहाँ बहुत जल्दी सो जाते हैं क्या? क्या करें, इतनी सर्दी है और ऊपर से भूत का डर। हम खेत से निकलकर खुले में पहुँचे ही थे कि कोहरे ने हमें घेर लिया। अंधेरों में तारों की रोशनी को मैं जो कुछ दिखाई पड़ रहा था वह भी गायब हो गया। मगर सारा का सारा रास्ता साइकिल सवार का बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना लगता था। वो साइकिल को ऐसी कुशलता से दौड़ा रहा था जैसे अंधेरा और उजाला उसके लिए एक समान हो। तुम भूत के बारे में बात कर रहे थे। मेरे भूत कहने पर वो ज़ोर से हंसने लगा। मैंने मजाक किया था। उसकी हंसी साइकिल की खड़खड़ के साथ मिलकर कुछ अजीब लगी थी। तभी अचानक दूर से किसी गाड़ी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। लो, आ गई आपकी बस बाबू। वो साइकिल रोककर बोला। मैंने साइकिल से उतरकर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने आपको सही वक्त पर पहुंचा दिया। मैं हैरत से चारों तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा।
कहाँ है बस? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरा इतना कहना ही था कि बस की आवाज़ तेज़ी से मेरे करीब आई और फिर मैंने सचमुच एक बस को अंधेरे की परतों से निकलकर अपने पास पहुँचते हुए पाया। तेज़ आवाज़ के साथ वे रुक गई। वो जंग लगी टिन और लोहे की आवाज़ थी। बस के अंदर कोई रोशनी नहीं थी और ना उसके बाहर। बस में हेडलाइट तक नहीं थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ज़माने की बस थी। मैंने उसे देखकर ये महसूस किया कि ये कम से कम इस सदी की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में वो सब आज भी चलता ही रहता है जिसका दुनिया त्याग बहुत पहले कर चुकी होती है, जैसे पुरानी मशीन, पुरानी गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या। बस के दरवाजे पर जो आदमी आया वो कंडक्टर ही लगता था। बस की तरह उसकी भी मैं केवल सिर्फ छाया ही देख सकता था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों के चेहरे पर डाली। तभी साइकिल वाला व्यक्ति उस कंडक्टर से कहने लगा, बाबू साहब को नीमा गांव तक छोड़ देना। मैं बस के ऊपर चढ़ गया और चुपचाप एक सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने खिड़की से बाहर की ओर देखा। बस तब तक चल चुकी थी। मैं साइकिल सवार को आवाज़ देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर वो दिखाई ही नहीं दिया। इतने अंधेरे और धुंध में वैसे भी करीब से किसी को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने सीट पर सिर टेक कर माहौल का जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर मुझे माहौल सही लग रहा था। बस ज़ोर ज़ोर से हिलती हुई चल रही थी। असल में बस केवल रेंग रही थी। उसमें गति जितनी कम थी, शोर उतना ही ज़्यादा था। जिस बस में हेडलाइट तक ना हो, वो आपको अपनी मंजिल पर जब भी पहुंचा दे तो गनीमत ही समझ लेना। सीट पर बैठे हुए फिर मुझे उन लोगों का ख्याल आ गया जहाँ पर मैं अपनी बहन के लिए लड़का देखने जा रहा था। मैं सोचने लगा, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि कोई आने वाला है भी या नहीं। मैं अंधेरे में जागते हुए उनकी कल्पना करने लगा। खबर के मुताबिक वो लोग मुझे बस स्टैंड पर लेने आए होंगे। ना जाने कितनी देर तक मेरा इंतज़ार किया होगा और शायद नाराज़ होकर लौट गए होंगे। खबर देकर भी मेरे ना आने पर उन्होंने आपस में ना जाने क्या क्या कहा और सुना होगा। शायद वो यहाँ तक सोच रहे होंगे कि हम उनसे रिश्ता करना ही नहीं चाहते। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में दूसरा ख्याल ये भी आया कि ये भी तो हो सकता है कि ट्रेन लेट होने की संभावना उनके दिमाग में पहले से हो और वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहे हों। मैं प्रार्थना करने लगा कि मेरा दूसरा विचार ही सही हो, वरना इतनी रात में मैं उनका घर कहाँ ढूंढता फिरूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बस स्टैंड से उनका घर कितना दूर था। बाहर का सन्नाटा बस के भीतर भी पसरा हुआ था। ना जाने कितने लोग बस में पहले से सवार थे, कितने मर्द, कितनी औरतें, कितने बच्चे, मगर मुझे हैरत थी कि किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई बोल भी रहा होगा, तो जंग लगी टीन टप्पर के उस शोर में मैं शायद उन्हें सुन नहीं पा रहा था। मेरे बगल की सीट भी खाली थी। मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि आगे और पीछे की सीट पर भी कोई नहीं था। अचानक मेरे चेहरे पर एक रोशनी पड़ी तो मैं चौंका। मेरी 25 साल की ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा था कि किसी बस में टॉर्च के जरिए कंडक्टर अपना चला रहा था। टॉर्च के अलावा बस में कहीं भी किसी इंडिकेटर तक की रोशनी नहीं थी। सब कुछ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं उस कंडक्टर को बहुत गौर से देखने लगा। मेरे इस तरह देखने पर वो कंडक्टर भांप गया कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, साहब आप नीमा गांव जाएंगे। तब तक उसने टॉर्च बंद कर ली थी। हाँ, मुझे नीमा गांव का टिकट दे दीजिए। मगर उसने मेरी बात तो जैसे सुनी ही नहीं और तुरंत अगला सवाल दाग दिया, जिस आदमी के साथ आप आए थे, क्या आपने उसकी सूरत देखी थी? नहीं, मैंने उसकी सूरत नहीं देखी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। मैंने उस कंडक्टर से कहा। कुछ देर तक वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और मुझे बहुत गौर से देखने लगा। हालांकि अंधेरे में मुझे उसकी छाया ही दिखाई दे रही थी। मैंने गौर किया कि वो मुझे देख नहीं बल्कि घूर रहा है। बाबू साहब, एक बात कहूँ आपसे? कहो, क्या बात है? बाबू साहब, मैंने उसे देखा था। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने उसे देखा था? हो सकता है तुमने उसे देखा हो क्योंकि तुम्हारे पास टॉर्च है, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखकर कहा। हालांकि अंधेरे में मैं उस कंडक्टर की शक्ल भी नहीं देख पा रहा था।
कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। जिस आदमी के चेहरे पर नाक, आँख, मुंह कुछ भी ना हो, आप कैसे इतनी दूर तक उसके पीछे साइकिल पर बैठकर आ गए? मैं उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। उसने बात ही बहुत उलझन वाली की थी। मैं अब तक उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। फिर मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ बाबू साहब, उस आदमी की गर्दन के ऊपर खोपड़ी थी ही नहीं बाबू, वहाँ तो बस मुझे कोई कोड़े जैसी चीज़ मुझे दिखाई पड़ी थी। मैं उसकी बात सुनकर फिर से एकदम चौंक गया। सच तो ये था कि मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत डर भी गया था, मगर वो इतनी अजीब बात इतने इत्मीनान भरे लहजे में मुझे सुना रहा था जैसे कि कोई बात ही ना हो। मेरे दिल में ख्याल आया कि इस कंडक्टर ने या तो शराब पी रखी है या फिर ये चरस गांजे के नशे में है। ऐसे इलाकों में जहाँ पुलिस या कानून का डर लोगों को बस नाम का होता है, वहाँ ऐसी बातों का होना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ आपको कंडक्टर और ड्राइवर तो क्या, थानेदार से लेकर चौकीदार तक भी नशे में धुत मिल सकते हैं। मैं उस कंडक्टर से कुछ कहने ही वाला था कि तभी मुझे बस के अंदर किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई हंसा हो, और उसकी हंसी भी ऐसी थी जैसे किसी का गला फंस गया हो। कंडक्टर ने उस हंसी की दिशा में गर्दन घुमाकर देखा कि कौन उसकी बात पर हंसा है। शायद उस कंडक्टर को उसका हंसना अच्छा नहीं लगा था। उसने मुझसे फिर कहा, आगे से इतनी रात को किसी अजनबी के पीछे साइकिल पर बैठने से पहले उसकी सूरत ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी ये सलाह लाखों रुपए की समझिए बाबू साहब। जैसे ही उस कंडक्टर ने ये अल्फाज कहे, मुझे फिर से किसी की हंसी सुनाई दी, जैसे कि कंडक्टर की बात पर कोई दोबारा हंसा हो। कंडक्टर ने एक झटके से उस तरफ फिर दोबारा देखा जहाँ से हंसी की आवाज़ आई थी। उसने टॉर्च जला दी और उसने टॉर्च का रुख उस तरफ कर दिया जहाँ से वो हंसी की आवाज़ आई थी। मैंने देखा कि टॉर्च की रोशनी मेरी सीट की तरफ से लौटते हुए एक सवारी के सर पर पड़ी। मैंने देखा उसके कान के नीचे खून की धार बह रही थी। अगले ही पल रोशनी वहाँ से हट गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों को भ्रम हुआ हो। फिर अगले ही पल लगा कि उस व्यक्ति को बता देना चाहिए कि उसके कान के नीचे खून बह रहा है, ताकि वो अपने घाव पर कुछ ध्यान दे। अक्सर ऐसा होता है कि घाव तो होता है मगर उसमें दर्द नहीं होता, और घाव से खून बगैर दर्द के ही बहने लगता है। मुझे लगा कि मुझे उस व्यक्ति को बता देना चाहिए। यही सोचकर मैंने उस व्यक्ति से तेज़ आवाज़ में कहा, भाई साहब, आपके कान के नीचे से खून बह रहा है। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति से ये कहा, मेरे कानों में उसी व्यक्ति की आवाज़ टकराई। हाँ, मुझे पता है कि मेरे कान के नीचे खून बह रहा है, क्योंकि मेरे सिर में गोली लगी हुई है। कुछ लोगों से मेरा झगड़ा हो गया था और उसी बात पर मुझ पर एक मुकदमा भी चल रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे गोली मार दी, वो अब तक मेरे सिर में घुसी हुई है। इतना कहकर वो व्यक्ति खामोश हो गया। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो व्यक्ति अब ज़ोर से हंसेगा और कहेगा कि उसने मजाक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तीन टप्पर का शोर और भी बढ़ गया, और जिस तरह से बस चल रही थी उससे लग रहा था कि सड़क की हालात बहुत ज़्यादा बुरी थी। बस गेंद की तरह उछलती और फिर पटखनी खाने लगती। मेरे शरीर का अंग अंग हिल रहा था। सीट पर कीलें निकली हुई थी। पता नहीं और क्या क्या निकला हुआ था जो मुझे बुरी तरह गड़ रहा था। खिड़की के बाहर घना कोहरा था। कहीं किसी पेड़ की प्रति छाया तक नहीं थी। लग रहा था कि बस किसी सड़क पर नहीं चल रही है। उसके पैरों के नीचे फ़कत बीहड़ धरती है, और ना जाने किस रास्ते से गुजर रही थी। ना जाने उसका कोई रास्ता था भी या नहीं। बस के कान फाड़ देने वाले शोर के बावजूद बेहद गहरा सन्नाटा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी दुनिया में सफ़र कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। कोई ऐसी दुनिया जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। हज़ारों बार मैं कोहरों के बीच से गुजरा हूँ, लेकिन बस के बाहर फैले हुए उस कोहरे की धुंध बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उसमें सरगोशियों का एक एहसास था, एक खौफ था, एक डर था जो अपने अंदर कुछ ऐसे राज छुपाए हुए लग रहा था जिनके उजागर होने से मेरे दिल की धड़कन रुक जाती। मैंने सिसकियों से भरे उस कोहरे से ध्यान से हटाने के लिए बस के अंदर ध्यान देने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था।
अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही थी। कंडक्टर भी लगता था किसी सीट पर लेटकर सो गया है। मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि बस के 3 टप्पर के अलावा कहीं कोई आवाज़ और भी सुनाई दे, ऐसी आवाज़ जो ज़िंदगी का एहसास दिलाए। मैंने अपनी घड़ी में वक्त जानने की कोशिश की। बहुत ध्यान से देखने के बावजूद कुछ नज़र नहीं आया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली। लग रहा था जैसे मेरा ये अनजान सफ़र घंटों से जारी हो। वक्त का अंदाज़ा लगाना अब नामुमकिन सा लगने लगा था। अचानक एक चीज़ ने मुझे चौंका दिया। टॉर्च की रोशनी चमकी। उसकी रोशनी के दायरे में एक इंसान के शरीर का ऊपरी हिस्सा था जो मैंने देखा। उसकी बाँह कोहनी के ऊपर से कटी हुई थी और उसका आधा सिर गायब था। उसके जख्म के सुर्ख लोथड़ों पर खून जमा हुआ था। चीखने वाला शायद वही आदमी था। तभी मुझे कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी। उसने चीखने वाले को गाली दी थी। टॉर्च बुझ गई और सन्नाटे पर बस के जंग लगे लोहे के शोर का साम्राज्य फिर से दोबारा कायम हो गया। चीख रुक चुकी थी, मगर उसकी प्रतिध्वनि भीतर की अंधेरी घाटियों में गूंजती रही। मेरा जी चाहा कि मैं बस रुकवाकर नीचे उतर जाऊं। अब मुझे एक डर का एहसास होने लगा था। अजीब तो मुझे पहले भी महसूस हो रहा था, मगर अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा। एक अनजाना सा खौफ मेरे ऊपर तारी होने लगा था। मेरे दिल में बार बार यही एहसास हो रहा था कि ये कौन सा वाहन है। ये जो भी वाहन है, अजीब वाहन, अजीब यात्री और एक कंडक्टर जो अपने आप को तानाशाह समझ रहा था। मैं उसे आवाज़ देने ही वाला था कि फिर एक ख्याल आया। न जाने मैं सुरक्षित कहाँ था, बस के अंदर या बाहर। कोहरे से भरे वीरानों में न जाने उस कोहरे की परतों में कहाँ कौन सी मुसीबत लकड़बग्घे की तरह छुपी बैठी हो, पता नहीं। बस तो फिर भी मुझे किसी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। मैंने अपना ध्यान उस काम की तरफ लगाने की कोशिश की जिसे करने में नीमा गांव जा रहा था। वहाँ मुझे क्या कहना था, क्या तय करना था। मेरी प्यारी बहन की शादी का मामला था। सारी बात साफ तौर पर तय करके लौटना था। पिताजी को ये इत्मीनान दिलाना था कि उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजकर कोई गलती नहीं की। तभी किसी ने सीटी बजाई। मैंने उस दिशा को जानना चाहा जिधर से आवाज़ आई थी। आखिर मैंने सोचा कि वो शायद कंडक्टर ही होगा। इतना उकताहट भरा सफ़र तय करने के लिए कुछ तो उसे भी करना ही था। सीटी की आवाज़ धीमी मगर स्पष्ट थी। फिर मैंने भी सोचा ये मेरे कानों का भ्रम भी तो हो सकता है। बस खाली हिचकोले नहीं खा रही थी, बल्कि यूं लग रहा था जैसे उसे बार बार उठाकर ज़मीन पर पटका जा रहा हो। वो ज़मीन से उठती और फिर टकराती। ना जाने वो बस चल कैसे रही थी। उसकी देह में फंसी हुई टीन और लोहा हर टकराव पर आपस में जैसे लड़ रहे थे, चीख रहे थे, बस चलाने वाले को कोस रहे थे। इतना हास्यास्पद वाहन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा था। चलना चाहता नहीं था, फिर भी चल रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाने की बहुत कोशिश की कि ये शोर उस स्तब्ध नीरवता में कहाँ तक पहुँच रहा होगा। कितने वन्य प्राणी इसकी आवाज़ पर डरकर भागे होंगे। जब यह किसी इंसानी बस्ती के आसपास से गुजरी होगी, न जाने कितने बच्चे नींद से चौंक कर रो रहे होंगे। और फिर अपनी इस कल्पना पर मुझे काफ़ी हंसी आने लगी। फिर भी ये संगीन सवाल अपनी जगह पर कायम रहा कि बस चल कैसे रही है। ये इसका अपना कमाल है या इसे चलाने वाले का। मैंने सर उठाकर ड्राइवर को देखने की कोशिश की। दरअसल मैं उसके कमाल पर दाद देना चाहता था। उससे पूछना चाहता था कि वो इस कोहरे से भरे घने अंधेरे में कैसे ये कमाल दिखा रहा है। कैसे कोई ऐसे बीहड़ में बगैर रोशनी के अपने रास्ते को लगातार पहचान सकता है। इस नामुमकिन को कोई कैसे मुमकिन बना सकता है। अगर मुमकिन होता तो मैं उससे ये भी पूछता, क्या वो सचमुच सही रास्ते पर ही जा रहा है। मैंने गर्दन तानकर उस इंसान को देखने की बहुत कोशिश की। आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो जो भी था बस अपना काम करे जा रहा था। एक सवाल मेरे मन में उभरा, जिसे सोचकर मुझे खुद हंसी आ गई कि अगर मैं वो सवाल किसी दूसरे के सामने लाता तो यकीनन वो मेरा मजाक उड़ाता। और वो सवाल यह था, क्या इस बस का कोई सच में ड्राइवर था भी या नहीं। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर को किसी ने छुआ और मुझे एक ठंडक का एहसास हुआ। मैंने अपना पैर हटाना चाहा, मगर कुछ देर बाद फिर ऐसा लगा कि बाकायदा कोई मेरे पैर को छू रहा था। मैंने गौर किया कि वो कोई हाथ था, कोई छोटा सा,
जैसे कि किसी बच्चे का होता है। वो हाथ मेरी पिंडली को पकड़ना चाहता था। मैंने झुककर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो बहुत फुर्ती से फिसल कर हट गया। मैंने अंधेरे में उस हाथ को टटोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो पकड़ में नहीं आया। मेरे दिमाग में एक विचार आया, शायद ये किसी बच्चे का हाथ था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन ये किसी बच्चे का ही हाथ होगा। कोई शक की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मैं सपना नहीं देख रहा था। मैं केवल जाग ही नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से चौकन्ना भी था। मगर मैं यही सोच रहा था कि ये कौन सा बच्चा है जो छुप छुप कर शरारत करने पर तुला हुआ है। मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ कि किसी इंसान का बच्चा अंधेरे में इस बस के बर्फीले फर्श पर सांप की तरह किस तरह रेंग सकता था, वो भी पकड़े जाने से पहले बेहद फुर्ती से फिसल कर निकल जाए। अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं जिसे बच्चे का हाथ समझ रहा था वो कोई सांप तो नहीं था। मैं अपनी ही सोच पर हंस दिया। मैं ये सारी बातें सोच ही रहा था कि कंडक्टर ने किसी जगह का नाम पुकारा और उसके बाद बस एक जोर का झटका खाकर रुक गई। दो आदमी अपनी सीट से उठे और वो मेरे करीब से गुजरे। मैंने अंदाज़ा लगाया उसमें एक औरत थी और उसने अपनी गोद में कुछ उठा रखा था। कुछ साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता था, और अंदाज़ा गलत भी हो सकता था। मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे कंधे से उसके शरीर का स्पर्श हुआ। यूँ लगा जैसे बर्फ़ की सिल्ली मेरे जिस्म पर पड़ गई हो। मैंने सोचा हो सकता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, इसी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ हो, या फिर शायद कोई और ही वजह हो। दोनों बस से अंधेरे में ही उतर गए। बदतमीज़ कंडक्टर ने उन्हें टॉर्च दिखाने की ज़रूरत तक नहीं समझी। वो जहाँ था वहीं बैठा रहा। बस आगे बढ़ने के लिए हिली ही थी कि मेरे पीछे की सीट से किसी ने आवाज़ दी, अरे मुसाफिर, ये हाथ तुम्हारा तो नहीं? अरे हाँ, मैंने अपने बच्चे का हाथ तो लेना भूल ही गई। बस से उतरने वाली स्त्री ने ज़ोर से कहा, और उसके साथ पुरुष ने ज़ोर से चिल्लाकर उसे गाली दी। फिर मुझे बाहर एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। औरत ने उससे चुप करवाया। जैसे ही मैंने ये सारी बातें सुनी, चंद क्षणों के लिए मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। फिर मैंने खुद को संभाल लिया कि शायद ये कोई वहम हो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर आखिर चल क्या रहा था। एक बार मुझे फिर से विचार आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ कटे हुए हाथ की बातें तो ऐसे ही हो रही हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं है। मुझे अब महसूस हो रहा था मैं किसी गलत बस में बैठ गया हूँ। शायद मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन मैंने इस वक्त खामोश रहने में ही भलाई समझी। मेरे अंदर कई सवाल चल रहे थे। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि अब शरीर पर काबू पाना अब मुश्किल हो रहा था। मैंने एक आंख भरकर फिर घड़ी को देखा, मगर कुछ समझ में नहीं आया कि कितने बजे थे। जैसे यूं लग रहा था घंटों बीत चुके हों, और शायद घंटे बीत चुके थे, मगर सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मालूम नहीं बस किस रास्ते पर जा रही थी और उसकी मंजिल कहाँ थी। मैं कंडक्टर से पूछने के लिए उठा कि समय कितना हुआ होगा और नीमा गांव अभी कितना और दूर है। जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि बस एक बार फिर उछली और मेरा सर उसकी छत से टकराया। मुझे लगा कोई कील मेरे सर में घुस गई हो। मेरे मुंह से एक दर्द भरी आह निकली और किसी की हंसने की आवाज़ आई। न जाने वो कौन था जिसे उस अंधेरे में भी मेरी हालत का पता चल गया था। मेरे मन में अपने आप ही एक ख्याल आया कि ये जो दबी दबी आवाज़ मैंने सुनी थी वो सचमुच किसी की हंसी ही थी। अब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैं अंधेरे में सीटों के बीच से आगे की तरफ बढ़ा। कंडक्टर कहीं पर सोया हुआ था। शायद मेरा पैर रास्ते में किसी चीज़ पर पड़ा और एक स्पष्ट सी आवाज़ बड़ी ज़ोर से हुई। एक सनसनी मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। मैंने वहीं रुककर समझने की कोशिश की कि मेरा पैर आखिर किस चीज़ पर पड़ा था, क्योंकि मुझे साफ साफ महसूस हुआ था जैसे कि मेरा पैर किसी इंसानी अंग पर पड़ा हो। वो जो भी था, मुझे शिष्टाचार के तहत माफ़ी तो मांगनी ही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, भाई माफ़ करना मुझे। अचानक एक आवाज़ का शोर हुआ। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारी हवा किसी बंद जगह से जरा सा रास्ता पाकर एकदम से निकल गई हो, मगर ये बड़ी अजीब बात थी कि उसमें किसी दर्द का आभास भी था। मेरे काफ़ी
मेरे माफ़ी मांगने का अंधेरे में कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वो अजीब सी आवाज़ भी दोबारा नहीं सुनाई दी। कोई जवाब ना पाकर मैंने उस चीज़ को हाथ से छुआ और मेरे दिल दिमाग में एक और झटका लगा। जिस सीट की तरफ मुखातिब होकर मैंने काफ़ी माफ़ी मांगी थी वो खाली थी। मैंने कुछ आगे बढ़कर आवाज़ दी, कंडक्टर साहब। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज़ दी, जवाब फिर नहीं आया। मैंने एक एक करके सारे सीटों को टटोला, हर सीट खाली मिली। पीछे से आगे तक हर सीट खाली थी। ठंडे लोहे और रैक्सीन के अलावा मेरे हाथों में कोई चीज़ नहीं छुई। मैंने कई बार कंडक्टर को आवाज़ लगाई, मगर वो जाने कहाँ मरा हुआ था। उसे पुकार पुकार कर मेरी आवाज़ भी फटने लगी। उस बर्फीली ठंड में अकेला होने का एहसास मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। मुझे अचानक लगने लगा कि इस सारी कायनात में मैं पूरी तरह से अकेला रह गया हूँ। मैंने पूरी बस को बार बार खंगाला। घोर अंधेरे में जिस चीज़ पर भी मेरा हाथ पड़ा, मैंने उसे टटोल कर महसूस करने की कोशिश की। मैंने चीख चीख कर कंडक्टर को पुकारा। कंडक्टर और उन सारी सवारियों का वजूद ना जाने किस हवा में घुल गया था। कहीं कोई नहीं था। जिंदगी का कोई आसार ही नहीं था। फिर मैं उस ओर बढ़ा जहाँ ड्राइवर को होना चाहिए था। वहाँ बढ़ते हुए मैं उसके करीब पहुँच गया, मगर मेरे मन में जो बहुत वक्त से चल रहा था वो सही साबित हुआ। ड्राइवर की सीट खाली थी। बस अपने आप चल रही थी। उसे चलाने वाला कोई नहीं था। वो ज़मीन के ऊपर उछल रही थी, गड्ढों में गोता लगा रही थी। वो ना जाने कहाँ जा रही थी, ना जाने इस बस की मंजिल कहाँ थी, जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। खून जमा देने वाला एक ख्याल मेरी रूह को झंझोड़ गया। क्या मैं अब कभी अंधेरे, कोहरे और रहस्यों से भरी इस काली दुनिया से बाहर निकल भी पाऊंगा या नहीं? टीन, लोहे, पहिए, सीटी, खिड़कियाँ, सारी चीज़ें, सारे कल पुर्जे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उन सारी आवाज़ों से मिलाकर जो एक आवाज़ बन रही थी वो एक कराहती हुई चीख थी। मैंने सोचा कि इस बस ने इस दुनिया में आखिर सफ़र कब किया होगा, कितने साल, कितने ज़माने पहले। ऐसा मैंने इसलिए सोचा, आज वो जिस सफ़र पर थी वो मुझे अपने साथ ले जा रही थी। ये मेरी परिचित दुनिया का सफ़र बिल्कुल नहीं था। कई बार मेरे जी में आया कि मैं बाहर छलांग लगा दूं और जितना मुमकिन हो सके मैं इस बस से दूर चला जाऊं। न जाने कौन सी बलाई थी जो इसमें मेरी हमसफ़र थी, लेकिन मेरे इरादे को इस झिझक ने रोक दिया कि क्या पता बाहर कोहरे भरे अंधेरे में क्या था। समझ में नहीं आया कि खतरा ज़्यादा कहाँ था, बस के अंदर या बस के बाहर। अभी मैं इसी कश्मकश में था कि बस एक जोरदार चरमराहट के साथ रुक गई। उसके रुकते ही उसका इंजन भी खामोश हो गया। उस खामोशी में हज़ारों झींगोरों की आवाज़ थी। फिर मुझे कहीं दूर गीदड़ों की आवाज़ें सुनाई दी और कुछ देर बाद चुप्पी फैल गई। बस से निकलने के बाद मैं आंखें फाड़ फाड़ कर समझने की कोशिश करने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मगर कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे पैरों के नीचे कंटीली घास से भरी उबड़ खाबड़ ज़मीन थी। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा। मेरे पाँव में कांटे चुभ रहे थे और कहीं किसी आबादी का कोई आसार नहीं था। यहाँ तक कि मुझे एक नन्ही सी झोपड़ी तक नज़र नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बस ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ा है। मैं बस चुपचाप खड़ा चारों ओर देख रहा था। हाड़ कपा देने वाली ठंड मेरे शरीर के खून को जमा दे रही थी। दूर दूर तक मुझे कहीं भी प्रकाश की रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। मेरे लिए आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली कहावत इस समय सही साबित हो रही थी। तो व्यूवर्स, ये था इस कहानी का पहला भाग। उससे आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनने को पता चलेगी। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।